हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंसल बायरेजी। आज मेरे साथ है मेरे एक स्टूडेंट जिनका नाम है अनुराग। ये अनअकैडमी पे भी मेरे साथ जुड़े हुए थे और मेरे साथ पर्सनल टच में भी थे। अनुराग ने आईआईटी जैम में उनका AIR 119 आया था। उसी के साथ साथ उनका टिफर क्वालिफाई हुआ था। IBAB में उनका एडमिशन हुआ था। उसी के साथ साथ आइसर, मोहाली, कोलकाता एंड TVM तीनों में उनका सिलेक्शन हो गया था और उन्होंने फाइनली आइसर TVM में एडमिशन लिया था। अनुराग, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आपका थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, कहाँ से आपने BSc किया है और वगैरह एवरीथिंग। Yes, ma'am. So, hello everyone. मेरा नाम अनुराग है and I am from Hyderabad. I completed my BSc, my graduation from Usmania University in biotechnology, zoology and chemistry here in Hyderabad. And as ma'am said, I qualified IIT JAM biotechnology and secured All India rank of 119 and also cleared JG Bills. I was interested in research, so I applied at various ICERs, and now that I've got selected at 3 ICERs, I'm giving this interview. I would like to share my experiences with you, and I hope this will be helpful. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने आइसर TVM ही क्यों चूज किया। सबसे पहला रीजन, पहला चीज तो यही होगा। सो एक्चुअली इसके लिए दो रीजंस हैं मैम। पहला रीज़न ये था कि मेरा एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो मुझे लग रहा था कि आइसर TVM में है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड PhD है और इसका मतलब आपको एक थिंकिंग होनी चाहिए कि आप फ्यूचर में कौन सा रिसर्च एरिया परस्यू करेंगे, तो उसके हिसाब से मैंने आइसर TVM चूज़ किया था। और सेकंड रीज़न ये था कि आइसर TVM मुझे एक ऑप्शन दे रहा था, एग्जिट ऑप्शन 3 years के बाद with a degree of masters in research. So if मुझे अगर चाहिए तो I can quit after 3 years with masters in research degree, जो दूसरे जगह नहीं थे। तो ये मुझे एक एडवांटेज लगा था, so I opted for ICER TVM. ओके, सो स्टूडेंट्स जो भी जिनको डिफिकल्टी है, जो सोच रहे हैं कि हमें इंटीग्रेटेड PhD करनी चाहिए, MSc करनी चाहिए, अभी भी स्टिल थिंकिंग में, तो वो TVM चूज कर सकते हैं, राइट? हाँ ओके, हाँ ग्रेट। मैम। सो अनुराग, आप ये बता सकते हैं कि आप आइसर में आपने किस तरीके से अप्लाई किया था। जैसे स्टूडेंट्स को IIT जैम के पेपर के बाद ये आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आप उसमें अपनी जर्नी थोड़ी बता दीजिए। यस मैम। एक्चुअली ये हर एक आइसर का एक सेपरेट एप्लीकेशन होता है, और सबका एक एक टाइम पे खुलता है एडमिशन, तो आपको देखनी पड़ती है कि कौन सा कब खुल रहा है। और ये बेसिकली जैम के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद शुरू होता है, मोस्टली इन द मंथ ऑफ अप्रैल में शुरू हो जाता है हर एक आइसर का। आफ्टर जब मेरा रैंक आ गया था और स्कोर और रैंक कार्ड आया जैम के आ गए थे, तो मैंने आइसर्स का देखना शुरू किया था। और इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ता है हर एक आइसर में, और दे बेसिकली फोकस ऑन 4 थिंग्स एप्लीकेशन में। एक रहता है आपका जैम का रैंक, जो इम्पोर्टेंट है, और आप जैम क्वालिफाइड नहीं है तो JG बिल्स का भी देखते हैं। दोनों आप किसी एक में भी क्वालिफाई होंगे तो ठीक है। और उसके अलावा होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपको 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन देनी पड़ती है, 2 प्रोफेसर्स या किसी साइंटिस्ट के जिनके नीचे आपने काम किया था, कोई रिसर्च इंटर्नशिप ऐसा किया था, तो उनका कांटेक्ट देनी पड़ती है। और उसके बाद एक SOP रहता है जो हमें सबमिट करना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका रिसर्च इंटरेस्ट वगैरह उसके ऊपर। और बस, और चौथा होता है कि अगर आपने किसी रिसर्च प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप किया है तो उसके उसके क्या बोलते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है, आपने क्या किया, क्या सीखा उसके बाद। तो So यही basically, रहता अनुराग, यू आर सेइंग कि इसमें रिसर्च, अगर किसी स्टूडेंट ने रिसर्च किया है, कहीं इंटर्नशिप किया, तो वो ज्यादा अच्छा होगा,
क्योंकि हाँ, प्रोफेसर्स का रिकमेंडेशन चाहिए, तो रिसर्च स्टूडेंट्स को अभी भी हम यही रिकमेंड करेंगे कि फिर आप साथ साथ कर लीजिए कुछ रिसर्च, अगर उनको यस, आइसर में चाहिए। हाँ। अनुराग, तुम टेंटेटिवली बता सकते हो कि कब आया था, कब आपने अप्लाई करना शुरू किया था टीवीएम के लिए, कब किया था टेंटेटिवली, किस मंथ में किया था? टीवीएम के लिए, टीवीएम का थोड़ा लेट हुआ था इस साल, शायद कोविड के वजह से कुछ डिले था। जनरली जहाँ तक मुझे पता है, जून जून जुलाई तक वो आ जाता है, सब आइसर्स का एक एक करके आ जाता है। ओके, सो आप मई से देखना शुरू कीजिए, मई से जो भी। देखना स्टूडेंट शुरू कर दें। हाँ। ओके, ग्रेट। उसके अलावा क्या आइसन में तुम्हारे इंटरव्यू भी हुए थे? किसी भी आइसन में इंटरव्यू लिया गया था तुम्हारा? तीनों में लिए गए थे? हाँ मैम, तो आइसर्स का हर आइसर इंटरव्यूज लेता है वो, मतलब उनका सिलेक्शन प्रोसीजर का एक पार्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। सो 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं हम्म, हर एक आइसर का। और ये कभी चेंज हो सकता है, जैसे कि इस साल आइसर कोलकाता का एक राउंड एग्जाम था, उनका खुद का एग्जाम था, और ओके, उसके बाद उन्होंने एक राउंड का इंटरव्यू लिया था। ओके, और दूसरे आईसीएस के 2 राउंड्स इंटरव्यूज थे। तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन तो ये इंटरव्यू वेरी होगा। करता है। हाँ। ओके, इट विल वेरी। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द इंटरव्यू? कि मतलब स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं वहां पे, तो आप बता सकते हैं थोड़ा सा किस तरीके से, मतलब बेसिक बायोलॉजी पूछा था कि कैसा पूछा था? हाँ मैम, सो इंटरव्यूज बेसिकली, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं, डायरेक्ट फैक्ट्स या बुक से क्वेश्चंस वो नहीं पूछते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होता है, कभी कभी पूछते हैं कि एक सिचुएशन देते हैं और आपको इस सिचुएशन में कौन सा टेक्निक यूज़ करना है। ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, ओके, टेक्निक से, बायोकेमिस्ट्री से वगैरह पूछते हैं। तो अगर आपको एक दो क्वेश्चन याद हो तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि उनको आइडिया आ जाए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो। हाँ मैम, सो मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि म्यूजिक, तो मैंने बोला था कि मुझे म्यूजिक पसंद है, तो हम्म, उन्होंने पूछा था कि ऐसा क्यों है कि सभी लोगों को म्यूजिक पसंद है, साइंटिफिकली इसका तुम कुछ रीजन सोच सकते हो कि इसका रीजन क्या है। और देखा जाए तो एवोल्यूशनली भी ये कंजर्व्ड है, सब लोग पसंद करते हैं म्यूजिक, तो ओके, आप कुछ रीजन सोच, तो ये एक क्वेश्चन था। और फिर उन्होंने उसके फॉलो ऑन किया था कि क्या एनिमल्स को भी म्यूजिक पसंद है, तो वो क्यों है, अब कुछ सो रीजनिंग करनी पड़ती है। और अगर आपकी थिंकिंग मतलब सही दिशा में जा रही है, हाँ। डायरेक्शन सही है, तो वो उनको समझ आता है कि हाँ ये सोच रहा है, तो वो देखते हैं, वो बेसिकली अप्रोच देखते हैं। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि आप जो भी रिप्लाई करते हैं उसी से रिलेटेड दे विल आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हेनेवर यस, यस। स्टूडेंट इज गिविंग सम आंसर, सो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से दे, मतलब थोड़ा सा देखे कि क्या देना हाँ। है, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दे फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो इट्स बेटर कि पूरा अच्छे से ध्यान से दे। ओके। यस मैम। एंड कितने का पैनल था तुम्हारा? ऑनलाइन ही हुआ होगा इंटरव्यू? पैनल कितने लोगों हाँ। के, प्रोफेसर्स कितने थे उसमें? तो एक्चुअली पैन देवर अराउंड 10 पैनलिस्ट तो 10? थे ओके, आइसर कोलकाता में, हाँ 10 थे। और जहाँ टीवीएम और मोहालिका के 2 राउंड्स हुए थे इंटरव्यूज। ओके, सो पहले राउंड में 3 थे, हाँ और हाँ, दूसरे राउंड में सभी आ गए, देवर अराउंड 20 पीपल कुछ थे। ओ माय गॉड। सो हाँ, तो वो आई थिंक सेकेंड राउंड में सब आ जाते हैं, लेकिन सभी पूछते नहीं है, कुछ लोग पूछते हैं। हाँ, और जो फर्स्ट राउंड में नहीं पूछते हैं, वही वही पूछते हैं सेकंड राउंड में। ओके। तो ये मेरा एक्सपीरियंस। बिल्कुल रिलैक्स होके पूछते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में? हाँ, वो कुछ मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दे ओके, आर वेरी हेल्पफुल, एक्चुअली दे आर वेरी ओके, हेल्पफुल। हाँ, वो हेल्प भी करते हैं, आपको क्लूज देते हैं, हिंट्स देते हैं, और वो देखते हैं कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं। ओके, और दे मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। सारे ऑनलाइन थे इस हाँ, साल, पैंडेमिक की वजह से सारे ओके, ऑनलाइन थे, यस, तो यस। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ। So after that, Anurag, when did you started for preparing IIT JAM? Exactly when did you start? Yeah. So I actually started preparing in the month of July last year, 2020. Okay. 2020. Mm-hmm. That was
6 to 7 months prior to the exam, Okay. JAM exam. So you think that is sufficient? 6-7 months are sufficient? Yes, if you properly plan, if you have a good strategy, then it's fine. Like you can tell कि तुम्हारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे प्रिपरेशन से पहले, किस टाइप के स्टूडेंट थे तुम, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया आ सके, एवरेज स्टूडेंट्स या तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर थे या बाद में जुलाई के बाद क्लियर हुए? मैं एक्चुअली एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। तो मैं एक्चुअली देखता था कि मैं पहले भी लेक्चर्स वगैरह अटेंड करता था, लेकिन जुलाई से मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू किया था। हाँ, अनअकैडमी पे। और वहाँ से मतलब मुझे लगा था कि हाँ, अनअकैडमी से मेरा प्रिपरेशन थोड़ा बूस्ट होगा, मुझे थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सो दैट इज हाउ आई चोज अनअकैडमी। तो काफी हेल्प हुआ अनअकैडमी से। एंड तुमने कोई इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन की थी? रिटन के लिए तो आईआईटी एग्जाम के लिए की, लेकिन इंटरव्यू के लिए भी सेपरेटली कुछ प्रिपेयर किया खुद से, एनीथिंग? इंटरव्यू के लिए मैंने उतना प्रिपरेशन नहीं किया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये देखा था कि जो मेरे मतलब जिनका इंटरव्यूज हुए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा था, यूट्यूब पे यूट्यूब पे आपने देखा होगा वीडियोस? यस। हाँ, वीडियोस और कोरा पे उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो पढ़ा था बस मैं। और उसके अलावा मेरे कॉन्सेप्ट जो है मुझे पता, मतलब उन लोगों के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मुझे लगा था कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स ही चेक करेंगे। तो मैं कॉन्सेप्ट्स थोड़ा रिवाइज करके मैं गया था। एंड ये भी एक है कि इंटरव्यू में वो पूछते हैं कि आप कौन सी मतलब विच एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको अगर आप बोलेंगे कि हाँ, मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पसंद है, तो वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि क्वेश्चंस वहां से ही आए। तो अगर आप क्लियर है तो वो टॉपिक चूज करना पड़ता है आपको, तो वो भी एक ऑप्शन था। सो मैंने ऐसे बायोकेमिस्ट्री वगैरह पे फोकस किया था, और इंटरव्यू में भी उसी से पूछे थे। Okay, you have told them that I have interest in biochemistry. Okay, great. So TVM तुमने पूछा था कि तुमने बोला है कि तुम्हारा इंटरेस्ट था उसमें, कोई जो फील्ड चल रही है वो तुम्हारे इंटरेस्ट की है, उससे क्या मतलब था तुम्हारा, अनुराग? सो एक्चुअली आईसीएस के अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ हर मतलब उनका फैकल्टी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, जो फैकल्टी हर एक प्रोफेसर का अपना लैब होता है, और सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो कौन सी रिसर्च एरिया पे फोकस करते हैं, उनका क्या वर्क चल रहा है वहाँ, कौन से स्टूडेंट्स है, कौन से वर्क कर रहे हैं। तो अगर आप वो देखना पड़ता है पहले। तो उसके बेसिस पर आपको लगता है कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी इसमें जाना है, तो आप वो चूज कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, सभी का अलग अलग होता है। सो मुझे लगा कि टीवीएम में जो एरियाज ऑफ रिसर्च वहाँ मतलब जारी है, तो वो मुझे पसंद है। तो दैट इज हाउ आई चूज। So students have to basically go through the websites of all the institutes, then only decide कि किसमें जाना है, किसमें नहीं जाना है. Yes. Okay. Yes. Next question will be, Anurag, was there any strategy of yours during the preparation of IIT JAM? कोई strategy आपने अपनाई हो specifically? So मेरा ये strategy था कि एटलीस्ट एग्जाम के 2 months के पहले मैं अपना सिलेबस जो है वो मैक्सिमम कवर कर सकता हूँ, तो करूँगा। दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। सो मैं ज़्यादा बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे फोकस किया था। सो ये जो लास्ट के जो 1 month या 2 months थे, मैं ज़्यादातर जो पास्ट पेपर्स है, जो क्वेश्चन है, वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकूँ। सो ये था मेरा जो स्ट्रैटेजी। और जैम में जो फिजिक्स केमिस्ट्री भी होते हैं, फिजिक्स और मैथ्स भी होते हैं, तो मैंने देखा कि पास्ट पेपर्स में उनका ट्रेंड कैसा चल रहा है, कौन से चैप्टर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे मैंने उन्हीं चैप्टर्स को पकड़ा और उन्हीं चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया। सो बायोलॉजी ये था कि मैं ज़्यादा तक फोकस करूं, क्योंकि ज़्यादा सही है। ओके ओके। सो अनुराग, तुमने मतलब दिसंबर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया था, फिर फरवरी में एग्जाम था, तो दिसंबर में कर दिया था। मतलब इट इज पॉसिबल कि अगर आप जून में शुरू कर रहे हैं तो आप दिसंबर में खत्म कर सकते हैं अपना सिलेबस? बिकॉज काफी स्टूडेंट्स मेरे पास अभी आते हैं कि मैम अभी हम प्रिपरेशन शुरू करें, और डर रहे हैं। सो दे कैन, यस, 119 रैंक उनकी भी आ सकते हैं या नेक्स्ट ईयर। यस,
ओके। डेफिनेटली। तो अनुराग, तुमने किस तरीके से डे को डिवाइड किया था, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो के लिए किस तरीके से डिवाइड किया था? मैं या एक्चुअली, मतलब, हाँ हाँ। हाँ मैं एक्चुअली वीकली करता था। ओके। सो मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री को अगर एक वीक में एक वीक में अगर मैं 5 डेज बायोलॉजी और केमिस्ट्री करता था, और बाकी के जो 2 डेज है शायद वीकेंड लाइक सैटरडे संडे, मैं ज़्यादा फिजिक्स और मैथ्स पे फोकस करता था, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम लगता है, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स के लिए अगर प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करनी है, सो इट टेक्स टाइम। बायोलॉजी केमिस्ट्री में एमसीक्यूज होते हैं, सो यस। डायरेक्टली अगर आपको, हाँ, सो उसके बेसिस पे मैंने डिवाइड किया था। और ये भी है कि अगर आप पहले से मतलब सेकेंड ईयर से ही आप शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने फाइनल ईयर में शुरू किया था, मैं हम्म। फाइनल ईयर में एंटर हो गया था तब मैंने शुरू किया था, फिर आप सेकेंड ईयर से ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटर होगा कि आप जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़ लें, लाइक अगर लेनिंजर हो या वाटसन वाटसन हो, तो ऐसे बुक्स अगर आप थोड़े कॉन्सेप्ट्स उन पे फोकस करेंगे तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। सो ये आपको इजीली हेल्प करेगा, स्पेशली आइसर वगैरह इंटरव्यूज में आपको थोड़ा इजी हो सकता है। सो तो ये, तुमने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी अनुराग? तुमने उस ड्यूरेशन में कुछ पढ़ा था? मतलब ऑब्वियसली यू कांट कंप्लीट द होल स्टैंडर्ड बुक, बट थोड़ा यस, बहुत कुछ कुछ टॉपिक्स अगर आपने पढ़े थे, ऐसा कुछ? यस मैम। सो मैं ज़्यादा लेनिंजर पढ़ता था क्योंकि बिकॉज मुझे यू वो, हैड इंटरेस्ट इन बायोकेमिस्ट्री, ऑब्वियसली, आई हाँ गेस। हाँ हाँ मैम। तो हम्म। और ये भी है कि मैं एडवाइस भी करूँगा कि लेनिंजर सब पढ़े, ओके। क्योंकि वो एक्चुअली इट्स अ गुड बुक, लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, और बहुत मुझे तो बहुत पसंद है वो बुक, तो मैं वो पढ़ता था, मैं सेकेंड ईयर से ही पढ़ता था। मेरे पास ई बुक्स है, सो मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था ज़्यादा उनसे। वाटसन वगैरह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए मैंने रेफर किया था कुछ टॉपिक्स, सो वो भी हेल्पफुल थे। सो बेसिकली अगर इंटरव्यू के लिए जो भी सब्जेक्ट बोलने वाला है, अगर कोई सेल बायोलॉजी बोलने वाला है, तो यू वुड रिकमेंड कि उसकी तो एटलीस्ट आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ ही लीजिए, राइट? जी जी। एटलीस्ट उतना तो आप हाँ कीजिए। भले ही आईआईटी जैम में फिर भी तैयारी हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन हाँ। फिर भी अगर इंटरव्यू तक जाना है तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ के जाओ, वो आपको हेल्प करेगा। सो अभी जी से जी। बेसिक अपने थोड़े 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 क्लियर कर लो। ओके। हाँ मैम। सो अनुराग, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आपने सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम दिया था दिन में? कुछ ऐसा सो मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज आप कितना टाइम देते थे? हाँ, सो ऑन एन एवरेज में अराउंड 4 to 5 आवर्स देता था पर डे फॉर सेल्फ स्टडी। ओके। और मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा स्ट्रिक्ट, मतलब आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा ऐसा नहीं सोचता था, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा पढ़ लेता था, कभी कभी ज़्यादा नहीं ऑन पढ़ पाता था एक दिन में। सो ऑन एन एवरेज 4 to 5 आवर्स पढ़ता था। और वीडियो लेक्चर्स वगैरह देखता था, तो दैट आल्सो, आई मीन, इट आल्सो हेल्प्स। एक्सेप्ट अन अकेडमी लेक्चर्स तो आप देखते ही थे, उसके अलावा 5 से 6 घंटे या 4-5 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर लेते थे? यस ओके। यस। ओके, एंड लेक्चर्स आप कितने लगभग देखते हैं, मतलब हर दिन कितने हो जाते थे? 3-4 आवर्स, 5 आवर्स? हाँ मैम, 3 आवर्स, आई वुड थ्री से आवर्स 3 आवर्स, 3 एंड हाँ, 3 to 3.5 आवर्स, हाँ। मतलब एक दिन आपने देख लिया कि एक दिन आप बायोलॉजी फिजिक्स कर लिया, किसी दिन आपने केमिस्ट्री फिजिक्स के लेक्चर देख लिया, इस तरीके से आपने डिवाइड कर रखा था अपना? जी जी हाँ। क्योंकि इस, ओके। हाँ, ओके। इक्वल, हाँ। हाँ। एनीथिंग तो एल्स? ओके। नहीं, मैं यही बोलना चाहता था कि इक्वली, मतलब आपने जैसे बोला ऐसे ही इक्वली डिवाइड करता था। और एक और था कि अभी क्योंकि पैंडेमिक चल रहा था, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो कॉलेज जाना आना वो नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस थे, तो वो भी मतलब घर में था, तो ज़्यादा टाइम मिलता था स्पेंड करने के लिए। सो दैट वुड ऑल्सो, इसीलिए मैं भी कभी कभी 4 घंटे भी हो जाते थे, तो सो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत फिलहाल यही आ रही है अनुराग, कि उनको कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करनी है, फिर सेल्फ स्टडी भी करनी है, कोई कोचिंग के लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं, तो यही। तो आप कुछ बता सकते हैं मतलब किस तरीके से आपने मैनेज किया था? कि कॉलेज के साथ वो सबसे बड़ा दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को। हाँ मैम। तो और एक्चुअली मैंने मैं एक्चुअली सुबह ज़्यादा प्रेफर करता था, अर्ली मॉर्निंग। सो हाँ। मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाता हूँ, सो मैं अराउंड 2 to 2.5 आवर्स मॉर्निंग पढ़ता था, और अगर वीडियो लेक्चर्स देखना है तो वो सुबह देख लेता था।
ओके फिर बाद में कॉलेज का क्लासेस वगैरह होते थे, और शाम में इन द इवनिंग आई थिंक अराउंड 3 hours, 2.5 to 3 hours में इवनिंग में पढ़ता था. सो ये मेरा रूटीन था. ओके और इसके अलावा कॉलेज, अगर ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज के होते हैं तो वो भी मतलब कंटिन्यूस होते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो भी ऐसा कंटिन्यूस ज़्यादातर नहीं होते हैं. 1 hour बीच में मेरे कॉलेज में ऐसा गैप्स मिलते थे. ओके. सो उस गैप्स में भी मैं थोड़ा पढ़ लेता था. सो मतलब आपको वो हो गया, मतलब कॉलेज भी इतना प्रेशर नहीं था, आराम से आपने स्मूथली फिर आपकी प्रिपरेशन हो गई. जी, यस. ठीक है. ओके अनुराग, दैट्स ग्रेट. अनुराग, आप क्या बता सकते हैं, मतलब आईआईटी जैम के बाद स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? थोड़ा अगर आप आइडिया दे दे कौन कौन से इंस्टीट्यूट में वो अप्लाई कर सकते हैं. यस मैम. सो दे आपके शायद 3 streams होंगे. सो अगर आपका रैंक वगैरह आ जाता है तो एक होता है आईआईटी का खुद का काउंसलिंग आईआईटीज के लिए. और उसके अलावा होता है आईआईएससी के लिए. आईआईएससी में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम होता है जो जैम के बेसिस पर लेता है, और उसका भी इंटरव्यू होता है. सो उसके लिए आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ता है उनके आईआईएससी वेबसाइट की से. वेबसाइट पे जाके. ओके. हाँ, आईआईएससी वेबसाइट. सो ये है. और इसके अलावा फिर एनआईटीज हैं जो एमएससी प्रोग्राम देते हैं, तो उनका एक सेपरेट काउंसलिंग होता है. आईआईटी का सेपरेट और एनआईटी का सेपरेट. सो ये भी एक है एनआईटीज के लिए काउंसलिंग. और उसके अलावा फिर ये आइसर्स आइसर्स भी जैम को कंसिडर करते हैं. सो ये जहाँ तक मुझे पता है ये सारे इंस्टीट्यूट्स जैम के बेसिस पे लेते हैं. सो आपने इन सब पे अप्लाई किया था, राइट? हाँ, हाँ. इन सब में आपने किया था. ओके. उसके अलावा क्या आपके प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस कुछ बता सकते हैं? आपकी मतलब किस तरीके से एक्सपीरियंस था? ऐसा होता है ना, कभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता है, कभी कुछ बुरा होता है, कभी डाउन भी लगता है कि अगर होगा क्या क्लियर. सो ऐसा कुछ अगर आप हाँ. एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो. अ, हाँ मैम. तो सो जब शुरू किया था प्रिपरेशन तब मुझे लगता था कि बहुत करना है, बहुत प्रिपेयर करना है. तो इसीलिए थोड़ा मैं हेजिटेट करता था कि शायद मेरा नहीं हो पाएगा, ऐसा ऐसा मुझे लगता था. लेकिन बाद में मीन जैसे मैंने मतलब अनअकैडमी में ज्वाइन किया, फिर मैंने वहाँ जो टेस्ट होते हैं उनमें मेरा परफॉर्मेंस देखा. हाँ, उसके बेसिस पे मुझे पता चला कि हाँ नहीं, मैं कर सकता हूँ और मेरा मतलब सही है. सो वो हेल्पफुल था मुझे, मतलब कॉन्फिडेंस देने के लिए. सो एक्सपीरियंस अच्छा था, ओवरऑल अच्छा था. और रैंक भी मुझे यही चाहिए था कि मेरा जैम में एक डिसेंट रैंक आए, गुड रैंक आए, ताकि मैं ऐसा आई मीन गुड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकूं. सो ये मुझे काफ़ी अच्छा था. सो आइसर में भी एक्सपीरियंस तो रैंक कंसीडर करते होंगे ना, कि आपको कितना रैंक आया वो लोग देखते होंगे. रैंक जी ऑब्वियसली देखते. दे शुड कंसीडर इंटरव्यू, और उसके अलावा रैंक भी वो लोग कंसीडर करते होंगे. जी, जी. रैंक फर्स्ट, मतलब पहला उनका क्राइटेरिया होता है कि वो रैंक देखते हैं. रैंक. उसके बाद वो सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, फिर इंटरव्यू, उसके बाद नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू, ऐसा उनका जाता है. हाँ. ओके. ओके ग्रेट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि देखो, आपका एमएससी में भी आपको एडमिशन मिल सकता था, आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी मिल सकता था, तो आपने अनुराग इंटीग्रेटेड पीएचडी ही क्यों चूज किया? यस मैम. सो मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट था. मुझे पीएचडी करना था, और ये मेरा मतलब पहले से ही डिसाइडेड था कि मैं जाऊंगा तो रिसर्च में ही जाऊंगा. सो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फोकस्ड हैं कि आप पीएचडी करेंगे, आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी आपके लिए अच्छा चॉइस हो सकता है कंपेयर टू एन एमएससी. एमएससी करने के बाद भी पीएचडी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर एमएससी के बाद आपको फिर से सीएसआर नेट वो दूसरे एग्जाम्स देने पड़ते हैं, फिर इंटरव्यूज देने पड़ते हैं. सो वो गैप आ जाता है, उनका प्रोसेस ज़्यादा होता है. और इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपको 6 years में होता है इंटीग्रेटेड पीएचडी. सो 1 year लेस होता है. और आपको पहले ईयर मास्टर्स से ही आपको एक रिसर्च के मतलब एक्सपोजर मिलता है टुवर्ड्स रिसर्च. सो दैट इज आई मीन मोर एडवांटेजेस अकॉर्डिंग टू मी फॉर अ स्टूडेंट हु इज इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग रिसर्च integrated. So that is how I.
ये इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में भी अनुराग आप कुछ बता पाएंगे स्टूडेंट में, कि जैसे आपने बोला 6 इयर्स होते हैं, तो आपको आइसर किस हाँ तरीके से डिवाइड करके दे रहा है वो 6 इयर्स? कुछ ऐसे 2 साल एमएससी किस तरीके से डिवाइड करके देते हैं? हाँ मैम। सो एक्चुअली ये मतलब कोर्स वर्क का आउटलाइन सेम होता है उनका। ओके। ऐसा होता है कि फर्स्ट 2 इयर्स जो है वो आपका मास्टर्स है। हाँ हाँ। आपको एक रोटेशनल बेसिस पे रहना पड़ता है। आपको हर एक लैब, जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक उस डिपार्टमेंट में जो डिफरेंट लैब्स है वहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम्म। आप कौन से लैब्स में आप वर्क करेंगे। सो उसके बेसिस पे आपका रोटेशन होता है पहले 2 इयर्स। फिर एग्जाम्स वगैरह नॉर्मल है, वहाँ भी होते हैं। और मास्टर्स होने के बाद आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट करना पड़ता है 3rd ईयर में। ओके। और उसके बाद आपका पीएचडी शुरू होता है। और एक एग्जाम देने के बाद वहाँ उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीएचडी में डायरेक्ट एंट्री वहाँ मिल जाएगी। और हम्म। फेलोशिप भी मिलता है पीएचडी के लिए। सेम जो सीएसआर नेट का जो जेआरएफ एसआरएफ होता है वही अमाउंट मिलता है इनको। और मास्टर्स में भी आपको मंथली स्टाइफंड मिलता है स्टाइफंड मिलता है वो। मास्टर्स? हाँ हाँ मिलता है। सो अनुराग, जो पीएचडी के लिए टॉपिक होगा वो फिर आप बाद में चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर पूरी छूट है कि आप बाद में उसको चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या इंटरेस्ट आ रहा है? जी, आप जब ये रोटेशनल बेसिस पे आप जाते हैं पहले 2 इयर्स, तो आपको एक आइडिया मिल जाती है। तो उसके बेसिस पर आप चूज कर सकते हैं। हाँ ओके। अनुराग, इसके अलावा आपका एक और जगह भी एडमिशन हुआ था, आईबीएबी में भी एडमिशन आपका हुआ था, राइट? जी बट आपने आईसर चूज किया, तो आप उस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? किसी स्टूडेंट को अगर इंटरेस्ट होगा उस इंस्टीट्यूट में, तो आप उसके पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और फिर कैसे अप्लाई करना है वो भी बता दीजिए। ओके मैम। सो आईबीएबी एक्चुअली है इंस्टीट्यूट फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। और ये बेंगलुरु में है। और आईबीएबी का एक एमएससी प्रोग्राम होता है, मास्टर ऑफ साइंस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। सो इनका एक सेपरेट होता है, इनका एंट्रेंस एग्जाम सेपरेट होता है, ऑनलाइन होता है। और उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर फिर से इंटरव्यू भी होता है इनका। ओके। सो हाँ, सो दोनों इंटरव्यू और एग्जाम दोनों के स्कोर्स के बेसिस पे आपको आपका सिलेक्शन किया जाता है वहाँ। तो उसमें ये आईआईटी जैम और टिफर का कुछ नहीं होता, उनका कुछ नहीं होता, आपको अलग से ही देना एग्जाम? हाँ, वहाँ अलग है, वहाँ अलग और आपने आइसर क्यों चूज किया इसकी जगह? कोई रीजन कि आपका बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट था, या फिर कोई और रीजन भी है? है। बेस यही था मैम कि मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था। और हम्म। आईसर में इंटीग्रेटेड पीएचडी इंटीग्रेटेड। कोर्स मिला था। और आईबीएबी में एमएससी था। तो मेरा प्रायोरिटी था कि ये ज़्यादा बेहतर है मेरे मेरे लिए, इसीलिए ओके। मैंने उसे चूज़ किया था। सो आप अनुराग क्या करना चाहेंगे? अभी तो आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी चलेगा, उसके बाद आपने कुछ सोचा है कि व्हाट इज योर प्लान और समथिंग? यस मैम। सो लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट बनूँ। सो तो मैं यही सोचूंगा कि हाँ, मुझे मतलब फॉर द डेवलपमेंट और क्या बोलते हैं सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं जो भी मैं कर सकता हूं। और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए भी कुछ कर पाऊं। तो यही था कि मैं इस रिसर्च फील्ड में आना चाहता हूं और एक रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। सो यू तो वांट टू कंटिन्यू विद रिसर्च ओनली, लाइक किसी का होता है ना कि प्रोफेसर बने, बट यू वांट टू कंटिन्यू विद रिसर्च ओनली? यस 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 ओके। प्रोफेसर। हाँ, लाइक मुझे टीचिंग भी पसंद है। तो मतलब ऐसा आई दोनों एज चीजें ऑफ कैन डू, यस। हाँ या Both, you want both things, like you can work as a research scientist also, as well as an assistant professor also in future. यस यस Okay, Anurag, the last question will be, or last suggestion for the students who are right now preparing or who want to prepare in future, something, a message कि आप, ताकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, या किस तरीके से वो प्रिपेयर करें, किस तरीके से अप्लाई करें, इन शॉर्ट अगर आप उन सबको बताना चाहें तो? सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहला चीज़ है कि नेवर गिव अप और बिलीव इन योर सेल्फ। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ऐसे आईसेस या
IISc, जो इंस्टीट्यूट्स जहाँ इंटरव्यू के लिए वो बुलाते हैं और आपको इंटरव्यू क्लियर करना है, तो वहाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट रहे, जो भी आप आंसर्स दे रहे हैं, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको पता है कि आप सही आंसर दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं कि सॉरी मैम और सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट और आई एम नॉट एबल टू आंसर। तो दे विल अंडरस्टैंड। मैंने भी की है, सो ऐसा नहीं है कि सभी को सब आंसर्स पता होना चाहिए। तो ये एक चीज़ याद रखनी चाहिए। अगर आप कुछ ब्लफ करेंगे तो एक बैड इंप्रेशन मिलेगा। सो इट इज़ बेटर दैट यू एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो, एंड इफ यू नो, आंसर कॉन्फिडेंटली। टेंशन नहीं लेना चाहिए। और जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि आप मतलब फोकस्ड रहिए, और यही सोचिए कि आप कर सकते हैं। आप मतलब अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। और ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। Okay, great. Thank you so much, Anurag, for joining with us, and all the very best for your future journey. I just hope कि आप बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट बने, as well as assistant professor बने, और स्टूडेंट आपसे इंस्पायर हो, जैसे आज इस वीडियो को देखने के बाद होंगे। All the थैंक very यू वेरी best, Anurag. थैंक यू वेरी मच।